इनकम फ्रॉम सैलरी में अनुलाभ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और आज जो है वो अनुलाभ लेंगे जो कर्मचारी को अपने नियोक्ता से होटल में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, अगर आवास सुविधा होटल में उपलब्ध कराता है तो दो राशियों में से जो सबसे कम होगी वो अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। पहला, नियोक्ता द्वारा जो होटल को देय राशि है, और दूसरी राशि होटल में रहने की जो अवधि है उससे संबंधित वेतन का 24%, विच एवर इज लोअर, वो अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। और यहाँ वेतन का मीनिंग क्या है? जो अपन ने मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा में मीनिंग ऑफ सैलरी लिया था वही यहाँ पर लेना आपको। तो इस तरह से अगर कर्मचारी को होटल में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है तो वो कर योग्य अनुलाभ में शामिल करेंगे, उसकी वेतन आय में लेंगे। लेकिन यदि कर्मचारी को स्थानांतरण पर, यदि उसको उसके ट्रांसफ़र पर होटल में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है तो ऐसी होटल की सुविधा 15 दिनों तक पूर्णतः कर मुक्त है, और इसके पश्चात भी अगर सुविधा दी जाती है तो वो नियमानुसार कर योग्य करेंगे। अब नेक्स्ट अनुलाभ देखिए। अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के दायित्वों का भुगतान किया जाता है, यानी जो दायित्व कर्मचारी के द्वारा भुगतान किए जाने चाहिए, अगर लेकिन उनका भुगतान नियोक्ता कर रहा है, यानी जो दायित्व कर्मचारी ने उत्पन्न किया है लेकिन उसकी राशि नियोक्ता द्वारा वहन की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगी। ये दायित्व क्या हो सकते हैं कि कर्मचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, यदि ये जो कनेक्शन है वो कर्मचारी के नाम से है या बिल कर्मचारी के नाम से आता है, कर्मचारी के होटल या क्लबों के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, कर्मचारी के देय आयकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, कर्मचारी के निजी ऋणों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्यय का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है। यदि घरेलू नौकर कर्मचारी द्वारा रखा गया है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, इस तरह के अन्य कोई भी भुगतान जो कर्मचारी का दायित्व है नियोक्ता वहन कर रहा है तो ये अनुलाभ होगा और इसको वेतन आय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट अनुलाभ देखिए। कर्मचारी के वार्षिकी या जीवन बीमा का भुगतान, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के LIC का या एन्युटी का अगर कोई राशि चुकाई जाती है तो यह कर्मचारी के लिए अनुलाभ मानी जाएगी। इसका अपवाद क्या है कि यदि नियोक्ता ने कर्मचारी राज्य बीमा या सामूहिक बीमा, दुर्घटना बीमा या सामूहिक चिकित्सा बीमा प्रीमियम चुकाया है तो यह अनुलाभ की श्रेणी में नहीं आएगा, यह कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगा। अब अगली सुविधा जो है वो है बिना ब्याज के या रियायती दर पर ऋण की सुविधा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को बिना ब्याज के या रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया है, उधार पैसा दिया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन SBI द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन, जो कि 1 अप्रैल 2019, इस दिन जो ब्याज दरें हैं उनके आधार पर उनका अनुलाभ का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। तो अब देखिए, ब्याज की दर निर्भर करती है कि मकान या ऋण जो है वो किस उपयोग के लिए है, उसके अनुसार ब्याज की दरें हैं। तो अपने को इसको ध्यान में रखते हुए अनुलाभ का मूल्यांकन करना है। तो पहला देखिए, यदि मकान के लिए लोन लिया है तो अगर कर्मचारी महिला है तो 8.7% से 9.10% पर एनम ब्याज की दर हो सकती है। अगर मेल मेंबर के लिए, कर्मचारी के लिए किया गया है तो 8.75% से 9.15% तक पर एनम ब्याज की दर हो सकती है।
यदि नई कार के लिए लोन दिया है तो 9.3% से 9.8% तक हो सकती है। यदि प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार, सर्टिफाइड जो प्री ओन कार होती है, उसके लिए दिया गया है तो 11.05% से लेके 12.05% हो सकती है। दुपहिया वाहन, टू व्हीलर्स के लिए लोन दिया है तो 17.60% पर एनम हो सकती है। अगर सुपर बाइक के लिए लोन लिया है तो 11.8% पर एनम हो सकती है। यदि एजुकेशन लोन दिया गया है तो 7.5 लाख तक का लोन है तो 10.55% होगी पर एनम। 7.5 लाख से अधिक है तो 10.8% पर एनम होगी। लेकिन ये लोन अगर लड़कियों के लिए लिया गया है तो जो ये दरें दी गई उनमें 0.5% की कमी की जाएगी। पर्सनल लोन अगर लिया गया है तो सिबिल स्कोर अगर 650 या इससे कम है या बराबर है तो 11.65% पर एनम होगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो लेंगे 12.15% पर एनम। अब ये जो ब्याज है, जो राशि नियोक्ता द्वारा बिना ब्याज के दी गई है, तो ब्याज की गणना प्रत्येक माह के लिए की जाएगी और प्रत्येक माह के अंत में कितनी राशि आउटस्टैंडिंग है उस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने कि अगर 1 लाख का बकाया है 1 अप्रैल को और अप्रैल में मान लीजिए 21 चुका दी 20,000 की, तो 80,000 पर ही ब्याज देगा, क्योंकि अंतिम दिन 80,000 रुपये ही बकाया है। यदि ऋण रियायती ब्याज पर दिया गया है, यानी बिल्कुल फ्री नहीं दिया गया है, तो जितनी ब्याज की राशि कर्मचारी से वसूल की जा रही है वो घटा देंगे और बाकी बची हुई राशि अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। यदि ऋण मकान, शिक्षा, कार, दुपहिया वाहन और त्यौहार के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए दिया गया है तो ब्याज की दर एक्सप्रेस क्रेडिट वाली होगी, जो कि आपको प्रश्न में दी होगी। मकान के लिए जब लोन देते हैं तो उसमें क्रय करना या बनाना सम्मिलित है, लेकिन मरम्मत के लिए इसमें सम्मिलित नहीं है। मरम्मत हेतु अगर ऋण पर ब्याज दिया गया है तो एक्सप्रेस क्रेडिट वाली रेट होगी। इसमें अब एक अपवाद है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में ये जो अनुलाभ है वो कर मुक्त होगा, अर्थात लाभ का मूल्य शून्य होगा और उसको वेतन आय में शामिल नहीं करेंगे। यदि ऋण की मूल राशि 20,000 से अधिक नहीं हो, यदि 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर अपन इसको जो है इसका अनुलाभ कर योग्य नहीं करेंगे। यदि ब्याज मुक्त ऋण आयकर अधिनियम की नियम 3A में वर्णित रोगों के उपचार हेतु कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिए दिया गया हो तो ऐसे ऋण पर ब्याज को अनुलाभ नहीं मानते। और नियम 3A में मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, एड्स, क्षय रोग आदि सम्मिलित है। किंतु यदि कर्मचारी को कोई राशि चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत मिल जाती है तो इस राशि तक प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज कर मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो ब्याज का बिना ब्याज के इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट पर जब नियोक्ता लोन देता है कर्मचारी को तो वो भी अनुलाभ के रूप में उसके वेतन आय में शामिल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अपन अनुलाभ का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस तरह से आज अपन ने ये जितने अनुलाभ देखे हैं, अब इनसे संबंधित प्रैक्टिकल जो है ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, तो आप इनको करेंगे घर पर और इसके जो आंसर हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करेंगे।